हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग फिर से पढ़ेंगे अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। और दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कॉमन है, जैसा कि मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। तो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को दोस्तों ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा आपके थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के दोस्तों हमने जो है 2 चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो इसका तीसरा चैप्टर होगा आपका वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका इसी लेक्चर में पूरा का पूरा कवर अप हो जाए, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो आपका जो आने वाला अगला लेक्चर होगा उसमें ये टोटली कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो पीडीएफ है दोस्तों उसी के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका दोस्तों पीडीएफ दिया गया है दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनका पीडीएफ भी मैं भेज चुका हूं आपको टेलीग्राम पर। तो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना। और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का भी पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वो अभी ओपन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वो भी बहुत जल्दी आपका ओपन हो जाएगा, बस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। कैसे ओपन होगी ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो ये चैप्टर है आपका वाटर पॉल्यूशन, इसको, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में पहले हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वाटर पॉल्यूशन में पढ़ना होगा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। फिर ये पढ़ेंगे आप लोग कि ये वाटर पॉल्यूशन होता क्यों है, ठीक है। मतलब कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे ये वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसमें से कुछ कारण जो होंगे जो कि आपके नेचुरल होंगे और कुछ आर्टिफिशियल होंगे जो आप लोगों के द्वारा हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब वो अलग अलग क्राइटेरिया पर है, जैसे कि हम बात करें हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर ठीक है पेड़ पौधों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे आपकी वाटर बॉडीज हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका अगर नदी में मान लीजिए पूरा जल प्रदूषित हो जाता है तो वहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक फिर हमारा ये रहेगा कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। और कुछ छोटी छोटी टिप्पणी मैंने ले रखी है जो कि आपके एग्जाम में आ जाती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि वाटर को कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर आपका टोटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये आपके 5 से 6 टॉपिक हैं दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। थ्योरी तो आप नोट कर ही लेंगे, बट प्लीज करके एक बार समझने पे गौर करिएगा। एक बार आप वीडियोस को देख सकते हैं और आप फिर अपने आप ये पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से दोस्तों समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं बनाना है तो पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जल प्रदूषण क्या होता है। तो मेनली अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा जल प्रदूषित हो जाता है तो उसको हम कहेंगे जल प्रदूषण, ये तो समझ में आता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो जल है हमारा वो प्रदूषित कब होगा, या हम ये कहें कि हम जल को प्रदूषित कब कहेंगे कि ये हमारा जल प्रदूषित हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जल जो आपका रहेगा या जो आपका वाटर रहेगा उसमें कुछ आपके फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे और साथ ही साथ कुछ केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना, किसमें, आपकी वाटर में। तब हम कहेंगे कि ये हमारा जल प्रदूषित हो गया है। अब क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। फिजिकल चेंजेस होंगे, सपोज करिए हमने पानी को देखा वो बहुत ही गंदा दिख रहा है, तो हम यही कहेंगे ना कि ये तो प्रदूषित आपका पानी है, ठीक है। हम उसको पी रहे हैं, उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पानी हमारा क्या है, गंदा है या फिर प्रदूषित है, ठीक है। हम उसको अपने मुँह के पास लाए पीने के लिए, उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल निकलती है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पानी हमारा गंदा है। तो ये सब चीज़ें जो आपने अभी जस्ट फील करी हुई हैं ये आपकी होते हैं दोस्तों फिजिकल चेंजेस। पानी का स्वाद अच्छा ना लगना, उसका कलर अच्छा ना होना, उससे बुरी स्मेल निकलना, ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है दोस्तों, इसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। आप लोग समझते हैं पीएच मान क्या होता है, ठीक है। 7 से कम है, 7 है, 7 से अधिक है तो क्या होगा। तो अगर पीएच मान चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे इसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इसमें ऑक्सीजन आपकी घुली हुई है जिसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा केमिकल चेंजेस है, किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि आपका वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है, यानी कि प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो यही हमारा होता है वाटर पॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दोस्तों पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है, आपकी डेफिनेशन पहले हिंदी में है, तो यहाँ बोला है दोस्तों जल प्रदूषण को जल निकायों में, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज हैं उसमें अगर कोई भी भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम इसके रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो वाटर है दोस्तों वो जीवित रूप के लिए
बहुत आवश्यक है या इसके लिए निर्धारित है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या आपके यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, वो आपके नीचे दिए गए हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें आपका दिया गया है पानी का रंग, स्वाद, गंध, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं अगर वाटर में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो। ठीक है, और दूसरा है आपका केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में मेनली आपका पीएच माना जाता है और साथ ही साथ आपका आ जाता है डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है ना, जो कि आपका इसमें घुला हुआ होता है, तो उसकी अगर कमी हो जाती है तब भी आपका पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आप चलिए इंग्लिश की ओर। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, मेनली आपका फिजिकल चेंज हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए, किसमें, वाटर में, तो उसको हम कहेंगे कि वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। फिजिकल चेंजेस में उसका कलर चेंज होगा, टेस्ट चेंज होगा, स्मेल चेंज होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, केमिकल चेंजेस में क्या होगा, जो आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी और साथ ही साथ जो पीएच वैल्यू है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन वाटर बॉडीज विच डिटर्मिनेटेड टू लिविंग फॉर्म। ओके, यानी कि कोई भी अगर फिजिकल या फिर केमिकल चेंज आप वाटर बॉडीज में देखते हो तो आप बोल सकते हो कि ये जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या फिजिकल चेंजेस हैं, क्या केमिकल चेंजेस हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो। देखिए, आपका अगर कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब चीज़ें अगर आपके वाटर में चेंज हो रही हैं तो आप बोल सकते हो कि ये फिजिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस में मेनली आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पीएच वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये रहा आपका इंग्लिश में। चलिए, तो ये वाटर पॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हल्का सा स्टैंडर्ड लेवल का है। हमने अपनी बचपन की डेफिनेशन तो वही पढ़ी थी कि अगर वाटर प्रदूषित हो जाता है तो उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने कर ली है। चलिए, तो ये वाटर पॉल्यूशन आपका कवर हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिनसे हमारा जो है जल प्रदूषित होता है। ठीक है, तो पहले आप बिना देखे हुए सोचिए अपने आप से कि क्या क्या ऐसे हमारे दोस्तों कारक हो सकते हैं। ठीक है ना, जिनसे हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो हम बोल सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसे कारक हो सकते हैं जिनसे वाटर हमारा क्या हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। और कुछ हो सकते हैं आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम हम बोल सकते हैं, यानी हमारे द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे वाटर पॉल्यूटेड होता है, ये आप पहले सोचिए। ठीक है ना, और फिर आपकी थ्योरी तो लिखी हुई है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, पहले सोचिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप बात करें कि मान लीजिए सपोज करिए कभी बहुत ज़्यादा आपकी तेज़ आंधी या फिर यहाँ पे कह सकते हैं हवा चल जाती है, तो क्या हो सकती है, जो धूल के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो क्या हो सकते हैं, उड़ करके पानी के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, जब पानी के साथ ऐड हो जाएंगे तो उसको प्रदूषित कर देंगे। तो ये आपका एक जो रीज़न आपको मिला, एक कारक आपको मिला, वो आपका कैसा, नेचुरल है, इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है, ये आपका नेचुरली हो रहा है। ठीक है ना, तो एक रीज़न आपको ये पता चल गया। और कौन कौन से प्राकृतिक रीज़न हो सकते हैं, और बताइए कौन कौन से प्राकृतिक रीज़न हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, वॉल्केनिक आपके फट जाते हैं, आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो वो थोड़ी ना हम लोगों के द्वारा हो रहे हैं, वो तो नेचुरली हो रहे हैं। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं ना, तो वहाँ से बहुत सारा धुआं और आपके कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो निकलेंगे कहाँ आएंगे, आपके अर्थ सरफेस पर आएंगे। ठीक है, और जब वाटर आपका उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये भी एक आपका नेचुरल ही रीज़न है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये कुछ प्राकृतिक रीज़न थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या प्राकृतिक रीज़न थे। देखिए, पहला आपका दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि पढ़िए, प्राकृतिक हवा से उड़ने वाले जो धूल के कण हैं वो वर्षा के पानी से मिल करके उसे दूषित कर देते हैं। तो वही मैंने आपको बताया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वर्षा जल के साथ मिल करके जो है सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका वाटर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों मिल करके आपके वाटर के साथ ऐड होती हैं तो आपका बनता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एसिड है, यानी कि अब आपका जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो आगे वो भी लिखा हुआ है जिससे पानी का पीएच घट जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि पानी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, कम है तो अम्लीय, और अगर बढ़ जाए तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आप अगला पॉइंट पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट लिखा हुआ कि ज्वालामुखी विस्फोट, यानी जो वॉल्केनिक है उनका जब विस्फोट होता है तो वहाँ से बहुत सारी राख निकलती है जो पानी के साथ ऐड होकर के उसको क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये जो पीडीएफ नोट से तैयार करी हुई है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही सिंप्लीफाई किया है मैंने इसको। ठीक है ना, कई सारी बुकों का ये कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ गूगल बाबा की भी मैंने हेल्प ली है, और फिर जाकर के ये बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सिंपल पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार करे हुए। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, एक बार एग्जाम टाइम पर देख के चले जाना।
ठीक है, और फिर आप कभी मत पढ़ना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल है। तो ये तो था आपका इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है ना। चलिए अब आप देख लीजिए हिंदी में, ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे नेचुरल यहाँ पे आपके कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैंने वही बताया था कि जो आपकी हवा है वो चलेगी तो जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, आपके वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो पहला आपका लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग, कि जो नेचुरल वाइंड है, ठीक है, जब ये ब्लो करती है तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ, विथ रेनी वाटर या रेन वाटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि SO2 एंड जो SO3 है, जब वो कंबाइंड फॉर्म में आपके साथ रेन वाटर के साथ ऐड होगी तो आपका बनाएगा कौन, सल्फ्यूरस एसिड। और जब सल्फ्यूरस एसिड आपका वाटर के साथ ऐड होगा तो उसका pH वैल्यू कम कर देगा, तो लिखा हुआ विच लोअर्स द pH वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपके वोल्केनिक थे वहाँ से निकलने वाली जो अस है, जो राख है, वो क्या हो जाती है, वाटर के साथ ऐड हो जाती है और उसको क्या कर देती है, पोल्यूटेड कर देती है, ठीक है ना, उड़ करके। या फिर आपका कहीं ना कहीं रेनी वाटर आएगा, मतलब बरसात हुई तब भी आपकी ये धूल के पार्टिकल्स उसके साथ मिल सकते हैं, या फिर उड़ करके उसके साथ मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका एक नेचुरल रीज़न, ठीक है। चलिए अब और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपका खनन है, ये दूसरा रीज़न है आपके वाटर पॉल्यूशन का। तो ये आपका आर्टिफिशियली है, मतलब ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, खनन कर रहे हैं, कहीं से कोयला निकाल रहे हैं, कहीं हम चट्टानें तोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो रीजन्स आपका निकल करके आता है खनन का, वो हमारे द्वारा होता है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियली, जैसे कि इसमें अब हम पॉइंट वाइज स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि खनन के बाद जो जमा हुई धूल मिट्टी होती है, और भी बहुत सारी यहाँ पे घुलनशील और जो भी अघुलनशील आपके लवण हैं, वो पानी के साथ बह करके क्या कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरा रीज़न है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में भी इसको ले सकते हैं कि अगर हम कोयले की खानों से खनन कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ से निकलने वाले जो भी आपके धूल के कण होंगे या जो भी कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो क्या कर देंगे, पानी के साथ ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद क्या करेंगे, उसको गंदा कर देंगे, ठीक है ना। और खानों से निकलने वाला मेनली आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, वो भी पानी के साथ ऐड होकर के क्या कर देता है, उसको पॉल्यूटेड कर देता है। तो अगला रीज़न ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि खानों से निकला हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो आपका फेरिक सल्फेट है, वो भी पानी के साथ मिल करके उसे काफ़ी विषैला बना देता है, ठीक है। ये एक आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, बैठकर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लेना मिल करके, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं टाइपिंग के टाइम पे, तो आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 3 से 4 रीज़न थे आपकी खनन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। समझ में तो सभी को आ गया होगा। तो माइनिंग का पहला रीज़न मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से क्या हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल, और बहुत सारी आपकी घुलनशील और अघुलनशील जो लवण हैं, वो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आपके ऐड हो सकते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, और उसको पॉल्यूटेड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है डस्ट सॉइल एंड अदर soluble and insoluble salt that have accumulated आफ्टर माइनिंग वॉश आउट विद वाटर एंड मेक इट डर्टी, ठीक है। तो ये पहला रीज़न था आपका कि जो भी आपके डस्ट या फिर सॉइल के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, आपके वाटर के साथ ऐड हो जाएंगे और उसको गंदा कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है दोस्तों, एक मिनट, अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है दोस्तों कि द आफ्टर मैथ ऑफ द माइनिंग फ्रॉम कोल माइंस मेक द वाटर एसिडिक। बिल्कुल सही बात है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोयले की खान है आपकी, ठीक है ना, वहाँ से जो आप कोयला निकाल रहे हैं, वहाँ से जो आपके डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो भी अगर आपके वाटर के साथ ऐड हो रहे हैं तो वो उसको क्या बना देते हैं, एसिडिक नेचर का बना देते हैं, मतलब उसका pH वैल्यू कम कर देते हैं, ठीक है। वाटर का pH वैल्यू जब कम होगा तो वो अम्लीय साइड की ओर जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा, और जब 7 से ऊपर जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो फेरिक सल्फेट है, जब ये आपका वाटर के साथ मिक्स होता है तो इसको क्या कर देता है, बहुत ही विषैला बना देता है, यानी टॉक्सिक बना देता है। तो ये आपकी माइनिंग से कुछ ऐसे पॉइंट निकल करके आए जिनसे आपका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न था, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। तीसरा आपका आ जाता है दोस्तों एग्रीकल्चर, यानी कृषि से अगर हम पॉइंट निकल करके लाएं कि किस तरीके से वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि अपनी फसलों में बहुत सारे खरपतवार नष्ट करने के लिए या फिर उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारी क्या करते हैं, रासायनिक खाद और बहुत सारी कीटनाशक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, आपके मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में जब जाएंगे तो मिट्टी में सपोज करिए वर्षा हुई
ठीक है, या बहुत सारे अदर रीजंस, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये रासायनिक खाद आप यूज कर रहे हैं या फिर कीटनाशक यूज कर रहे हैं, इसमें आपके दोस्तों बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करेंगे, मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी के साथ जब ये बारिश होगी तो बारिश के साथ ऐड होकर के कहाँ चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ से आपका वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आपका विषैला पानी बन जाता है, बहुत ही जहरीला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हो कि कैसे आपका वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। पहला पॉइंट जैसा कि दिया है कि कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक खादों का यूज़ करते हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं बिल्कुल। अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों कि रासायनिक खाद जो होता है और जो कीटनाशक होते हैं उनमें आपके फॉस्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, यूरिया आदि जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, जो कि वर्षा के साथ मिल करके जल स्रोतों को जहरीला बना देते हैं। तो वही चीज़ है, मैंने बता दी है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट इसी में दिया है कि इस जहरीले पानी में निवास करने वाले जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है, अगर मान लीजिए नदी है और नदी का पानी आपका पॉल्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तो उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं, ठीक है, जो भी आपके कह सकते हैं इस वाटर बॉडीज़ में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी भी आपको बताने वाला हूँ आगे, आप देखिएगा अभी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, एक छोटी सी कहानी इसमें भी मैंने ऐड ऑन कर रखी है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है दोस्तों आपका इंग्लिश में, हिंदी वाले समझ गए होंगे, अब इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और फिर आपका दूसरा लिखा हुआ है कि फॉस्फेट, नाइट्रेट, यूरिया ईटीसी प्रेजेंट इन द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड गो इनटू द सॉइल, कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है, विच टुगेदर विथ रेन वाटर मेक वाटर सोर्सेज पॉइजनस, यानी कि इसको जहरीला बना देता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, अगला पॉइंट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ, दिस टॉक्सिक वाटर आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट, यानी कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ सकता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ सकता है, जो कि आपके क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस जलीय स्रोतों के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, उन पर भी इसका इम्पैक्ट पढ़ सकता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी में हो गया, आपका इंग्लिश में हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट, अगला है दोस्तों उद्योग धंधे, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, वहाँ से भी आपके बहुत सारे वेस्टेज निकल रहे होंगे जो कि वाटर के साथ ऐड ऑन हो रहे होंगे और उसको पॉल्यूटेड बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली पता है, लेकिन फिर भी इसके पॉइंट दिए गए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि बोला है कि विभिन्न उद्योगों की निर्माण प्रक्रिया के बाद जो भी निकलने वाला आपका अवशिष्ट है, जो भी वेस्टेज है, वो जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से निकल करके आता है कि उद्योगों से निकलने वाला जो भी अवशिष्ट जल होता है, ठीक है, ये जब आपका स्वच्छ जल के साथ मिलता है ना तो उसको भी प्रदूषित कर देता है, ठीक है। क्यों कर देता है ये, क्योंकि इसमें तीव्र अम्ल, क्षार, लवण तथा जहरीले पदार्थ जो है मिले हुए होते हैं, ठीक है। ये तो खुद पॉल्यूटेड है ही, लेकिन जब ये आपका जो स्वच्छ वाटर है उसके साथ ऐड होगा तो उसको भी ये आपका पॉल्यूटेड कर देगा। तो ये उद्योग धंधों के दो पॉइंट यहाँ से निकल करके आए, ठीक है। अब इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इनसे आपका किस तरीके से वाटर पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय द वेस्ट जनरेटेड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये पहला पॉइंट था, यानी कि आपका जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो आपके वेरियस इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं तो वहाँ से जो आपका निकलने वाला वेस्टेज है उससे हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन इज आल्सो कॉज बाई मिक्सिंग ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी कि वाटर पॉल्यूशन का एक आपका कॉज और है, क्या चीज़, आपका वेस्ट वाटर। जब भी आपका क्या होता है, इंडस्ट्री से निकल करके क्लीन वाटर के साथ ये आपका ऐड होता है तो उसको भी पॉल्यूटेड कर देता है। और क्यों पॉल्यूटेड कर देता है, क्योंकि ये आपका एसिडिक नेचर का है, टॉक्सिक नेचर का भी और सॉल्टी भी है, इसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन है। और जब ये आपका क्लीन वाटर के साथ ऐड होगा तो उसको भी आपका क्या कर देगा, डायटी कर देगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस से कुछ पॉइंट आपके निकल करके आए जो कि आपके हेल्प करेंगे आपके किसमें, वाटर पॉल्यूशन को लिखने में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया।
अगला पॉइंट देख लीजिए आपका म्यूनसिपालिटी, ठीक है, नगर पालिका। अब नगर पालिका से किस तरीके से वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है, तो आप सोचिएगा, नगर पालिका वाले डेली आपके यहाँ आते होंगे, कचरा ले जाते होंगे और बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड ऑन रहती हैं, ठीक है। तो अगर वो इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिर इसको डिस्पोज कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नगर पालिका वाले इसको ले जा रहे हैं, ऐसे ही नदी में फेंक दे रहे हैं, या जो भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनके किनारे फेंक रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं आपकी किसी ना किसी तरीके से उस वाटर बॉडीज़ के साथ ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और इस वेस्टेज के साथ जो भी आपकी हानिकारक अशुद्धियाँ या बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होगी, वो क्या हो जाएंगी, आपकी उन वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जाएंगी और उस वाटर को गंदा कर देंगी, ठीक है ना। तो लिखा भी हुआ है कि हमारे घरों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को नगर पालिका वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, घरों से ले जाकर नदियों झीलों में गिरा देते हैं। होता भी ऐसा है क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो इसको डिस्पोज करें, ठीक है ना। हालांकि उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो इसको डिस्पोज करें, इस लायक बनाएं कि अब इसको हम खुले में फेंक सकते हैं, ठीक है। जब तक हमें लगता है कि ये वेस्टेज हमारा जहरीला है तब तक हमें क्या करना चाहिए, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए। देन आफ्टर इसको जो है क्या करना चाहिए, नदी नालों या झीलों या फिर हमें ज़मीन के अंदर जो है दफनाना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, सीधे ले जाया जाता है और सीधे डंप कर दिया जाता है आपका किसी वाटर बॉडीज़ में या फिर उसके किनारे पे, ठीक है। तो क्या होगा, एटलीस्ट लास्ट में वो उड़ करके या फिर किसी दूसरे रीजन से पानी के साथ बह करके क्या होगा, उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है जिससे यह जल प्रदूषित होता है। क्यों होता है, तो बता दिया कि ये जो आपका वेस्टेज निकल रहा है इसमें बहुत सारी जहरीली चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं और फिर जब ये आपका क्लीन वाटर के साथ जाएगा तो उसको तो ये प्रदूषित करेगा ही करेगा। अगला पॉइंट पढ़िए, घरों से निकलने वाले सीवेज में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, जिससे आपका ये वाटर के साथ ऐड होकर के उसको प्रदूषित कर देगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, जो आपके घरों से निकलने वाला सीवेज यानी जो गंदा पानी है, ठीक है, वो किचन से भी आ सकता है, आपका आप नहा जहाँ रहे हैं वहाँ से भी निकल करके आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सॉल्ट और पता नहीं क्या क्या हो सकता है जो वाटर के साथ ऐड होकर के उसको गंदा कर देगा। तो ये था आपका नगर पालिका वाला, ठीक है। तो ये म्यूनसिपालिटी है, इससे भी आप लिख सकते हैं। तो म्यूनसिपालिटी का जो पहला पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, द म्यूनसिपल वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स आर टेकन फ्रॉम द हाउस एंड डम्प्ड इन द रिवर लेक्स। जो म्यूनसिपालिटी वाले लोग होते हैं वो वेस्टेज को क्या करते हैं, हमारे घर से तो ले जाते हैं और फिर इसको डंप कहाँ कर रहे हैं, रिवर के किनारे या फिर लेक के किनारे, ठीक है। विच पॉल्यूट्स दिस वाटर, जो क्या करता है, पानी को गंदा कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट पढ़िए। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फाउंड इन द सीवेज कमिंग आउट ऑफ द हाउस। यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाला सीवेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी सब्सटेंस, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है, ड्यू टू विच द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, यानी इससे भी आपका वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके किचन से निकलने वाला गंदा पानी आपने उसकी सफाई की, उसको धोया, तो वहाँ से भी बहुत सारे सॉल्टी जो मिनरल्स हैं उसके साथ ऐड हो जाएंगे और आपके पानी को क्या कर देंगे, गंदा कर देंगे, ठीक है। तो ये म्यूनसिपालिटी का था। चलिए, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जिनसे हमने ये जाना कि हमारा जो वाटर है वो किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, पेड़ पौधों पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, जीव जंतुओं पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, और जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जैसे आपका नदी हो गया या फिर झीलें, उनमें कोई चीज़ रह रही है तो उन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है, यानी जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं, यानी इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखा है कि जल प्रदूषण के प्रभावों को हम निम्न तरीके से वर्णित कर सकते हैं, यानी अलग अलग फील्ड में हम इसका जो है इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि हम अपने ऊपर देखेंगे, पेड़ पौधों पर देखेंगे, ठीक है, जीव जंतुओं पर देखेंगे, और मैंने बता दिया वाटर बॉडीज़ में देखेंगे। तो वही मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, और आप अगर इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी इस क्वेश्चंस का आंसर लिख करके आएंगे तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। आप स्टार्टिंग में ही अगर पॉइंट वाइज लिख करके चले आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, बट अगर आप इस तरीके से हेडिंग बना करके लिखेंगे कि मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर 4-5 पॉइंट कर देंगे, फिर पेड़ पौधों पर क्या है उसके अंदर 4-5 पॉइंट कर देंगे, तो बहुत अच्छे नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका पॉल्यूटेड वाटर है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा वो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालेगा, फिर देखेंगे पेड़ पौधों पर किस तरीके से डालेगा, फिर जलीय परितंत्र पर किस तरीके से डालेगा, मतलब जो वाटर बॉडीज़ है बहुत बड़े बड़े समुद्र हो गए आपके, ठीक है, आपकी नदियाँ हो गई, आपकी झीलें हो गई, इन पर। फिर हम देखेंगे जीव जंतुओं पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्जन है, इसका लिख सकते हैं आप लोग कि जो आपका वाटर पॉल्यूशन उसका इफेक्ट जो है या फिर इम्पैक्ट जो है
वो कैसे आपका ह्यूमन लाइफ पर पड़ेगा, कैसे आपका प्लांट पर, और कैसे आपका जो इकोसिस्टम है, कौन सा एक्वेटिक, ठीक है, यानी जो जलीय है, यानी जो बड़े बड़ी आपकी वाटर बॉडीज है उन पर, फिर आप एनिमल्स पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, यानी कि मानव के जीवन पर, यानी हम लोगों पर किस तरीके से इसका प्रभाव डालेगा। तो चलिए आप पहले सोचिएगा कि अगर हम लोग गंदा पानी पीते तो हमारा क्या हाल होगा। ठीक है, अगर हम गंदा पानी पी सकते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे हमारा हो सकता है जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारा खराब हो जाए, हमें पीलिया हो जाए, हैजा हो जाए, बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारी भी हमें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट हम लोगों पर पड़ सकता है। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट पड़ता क्यों है, क्योंकि जो प्रदूषित आपका जल है ना, उसमें बहुत सारी आपकी क्या हो सकती हैं, चीज़ें मिली हो सकती हैं, जैसे कि आपका शीशा हो गया, आपका पारा हो गया। ठीक है, और इनसे क्या होगा, बहुत घातक बीमारी हमें हो सकती है, हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, है ना, और हमें कैंसर भी यहाँ तक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप पढ़िए कि मनुष्य द्वारा अगर दूषित जल जो है पिया जाता है तो उनका तंत्र खराब हो जाता है, और साथ ही साथ उनको पीलिया, हैजा, दस्त हो सकते हैं, पैराटाइफाइड हो सकता है, ये सब बीमारी इनको हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं, तो रीज़न यहाँ आपको मिल जाएगा। पहला रीज़न ये है कि दूषित पानी में जो आपका सीसा विद्यमान है, पारा विद्यमान है, कैडमियम है, ये सब धातु हैं। ठीक है, तो इनसे फेफड़ों का रोग हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, हृदय संबंधी घातक बीमारियां, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद आप अगला पॉइंट अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो क्या होगा, लिखा हुआ है दूषित पानी में निवास करने वाले मछली हो गए, कछुआ, इन सब का जब मनुष्य सेवन करता है ना तो उनकी भी मौत हो जाती है। कैसे, अब बताइए, पूरा का पूरा गंदा पानी है, उसमें आपके जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो आपका उसमें रह रहा है, जैसे कि आपका मछलियाँ हो गया, आपका और भी जो जलीय जीव हैं वो उसमें रह रहे हैं, और फिर आप उनको खा रहे हैं। तो जब वो खुद बीमार है, उस बीमार को आप खाएंगे तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और इसका एक यहाँ पे एक देखिए प्रूफ भी आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। लिखा हुआ है कि जो 1993 है ना, उसमें हुआ क्या था कि जो जापान की मिनमाता खाड़ी है, ठीक है, वहाँ पे मछुआरों ने क्या किया था, मछलियों को खा लिया था, और उन मछलियों को खाने से 52 मछुआरों की मौत हो गई थी। क्यों हो गई थी दोस्तों, क्योंकि एक फैक्ट्री जो थी ना वहाँ पे चला करती थी, जिससे आपका जो है पारा निकलता रहता था, और वो पारा जो होता था क्या होता था, पानी के साथ ऐड हो जाता था। जो खाड़ी थी वहाँ पे वो पारा जाता था। ठीक है, तो वो पारा गया, उनको मछलियों ने खाया, और जब मछलियों को मछुआरों ने खाया तो उनकी जो है यहाँ पे मौत हो गई। और कितने लोग मारे गए थे, 52 लोग। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ी घटना थी, और इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो समझ में आ गया ना किस तरीके से ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरीके से जीव जंतुओं पर डालेगा। ठीक है, जीव जंतु होंगे, उनको हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका ह्यूमन लाइफ का इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए दोस्तों, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका इंग्लिश वर्जन है, इसमें बोला है दोस्तों इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो उसका क्या क्या ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप डर्टी वाटर पियोगे तो आपको दस्त लग सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज़ करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं है, वैसे मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ करके लिख लीजिएगा। और ये मछुआरों वाली कहानी है, मछलियों को मछुआरों ने खाया था, और फिर क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। कितने लोग मारे गए थे, 52 लोग, और ये 1993 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा आप पढ़िए ये कि पेड़ पौधों पर किस तरीके से जो है आपका इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है उसका क्या क्या इम्पैक्ट आपका पेड़ पौधों पे पड़ेगा। तो पेड़ पौधे हो सकता है मुरझा जाएं, इन पे फल ना आए, इनकी पत्तियां सूख जाएं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पेड़ पौधों पे। ठीक है ना, अगर क्या है ये कांटेक्ट में है पॉल्यूटेड वाटर के। तो देखिए आपका लिखा भी हुआ है कि पौधों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रदूषित जल में जो भी प्रदूषक पदार्थ अगर आपके विद्यमान हैं, ठीक है, या उसमें मिले हुए हैं, तो उनसे जो होगा दोस्तों क्या होगा कि जो इनकी वृद्धि है, इनमें फल लगना है, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, साथ ही साथ इनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, और अंत में पौधा जो होगा वो मुरझा करके नष्ट हो जाएगा, यानी गिर जाएगा। तो वही चीज़ है जो मैंने बताई हुई है, आपका वाटर पॉल्यूटेड होगा, जड़ों के माध्यम से ये लेंगे। ठीक है ना, तो इससे होगा क्या कि ये जो पौधे हैं इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, साथ ही साथ इनकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, पीली पड़ेंगी। ठीक है, और सूख करके गिर जाएंगी, बाद में पेड़ आपका जो है, जो पौधा है वो सूख करके गिर जाएगा। तो
तो ये पेड़ पौधों पर इस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जब इनका इम्पैक्ट पेड़ पौधों पर पड़ेगा और फिर उनको जब हम खाएंगे तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मछलियों को मछुआरों ने खाया था उसी तरीके से, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रदूषित पौधों का सेवन हम लोग करेंगे यानी मनुष्य करेगा तो वह भी बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब इंग्लिश में लिखा हुआ तो ये भी प्लीज़ करके आप लिख ही सकते हो, ठीक है, इतना ये हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स किसका, आपका पॉल्यूटेड वाटर का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका पॉल्यूटेड वाटर है या आप कह सकते हैं कॉन्टिमिनेटेड जो वाटर है, ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, प्लांट के लिए, तो लिखा हुआ है द पॉल्यूटेड लिखा हुआ है, एक सेकंड, लिखा हुआ है दोस्तों द पॉल्यूटेंट्स यानी जो प्रदूषक हैं, प्रेजेंस इन द प्लांट रीच टू द प्लांट्स, प्रेजेंस इन द वाटर होगा दोस्तों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, यानी जो वाटर में प्रेजेंट हैं और वो फिर आपके पौधों तक पहुँच जाएंगे, ड्यू टू विच देयर ग्रोथ एंड आपका लिखा हुआ है फ्रूटिंग यानी उनमें फल लगना, स्टॉप यानी रुक जाएगा, ठीक है, एज वेल एज द लीव्स ऑफ द प्लांट टर्न येलो एंड फाइनली द प्लांट, एक सेकंड, फाइनली द प्लांट्स, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फाइनली द प्लांट्स लिखा हुआ है विल्ट्स एंड पेरिसिस, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पे पढ़िएगा, अगला पॉइंट आप यहाँ पे पढ़िएगा, अगले पॉइंट में क्या बोला गया है, अगले पॉइंट में बोला गया है, देखिए ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, लाइन हम खींच रहे हैं सीधा बट ये खींच रहा है टेढ़ा। देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ लिखा हुआ है दोस्तों, व्हेन मैन कंज्यूम पॉल्यूटेड प्लांट्स, यानी जब हम जो पॉल्यूटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो विषैले पौधे हो गए हैं, उनको अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो क्या होगा इससे, हम लोग भी क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, यानी ही आल्सो फॉल्स इल, ये लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आपका नदी झील है, इन का जल अगर हमारा प्रदूषित हो जाता है तो क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ लीजिए दोस्तों आपका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जलीय परितंत्र है, ठीक है, यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका प्रदूषित जल का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदूषित पानी जब तालाबों में या फिर नदियों में, झीलों में, नहरों में या फिर जलाशयों में एकत्रित होता है, कैसा प्रदूषित पानी, तो जो इनमें निवास करने वाले जलीय जीव होंगे ना, उन पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं में रह रहे हैं, ठीक है, इन्हीं में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये जल कैसा है, प्रदूषित है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उन पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। अगला पॉइंट पढ़िए, अगले पॉइंट में बोला गया है कि जलीय स्रोतों की तली में उत्पन्न होने वाली जो घास है, घास होती है ना, जैसे हम समुद्र में अगर बात करें तो वो भी अगर पॉल्यूटेड वाटर के कॉन्टैक्ट में है ना तो वो भी नष्ट हो जाएगी, समझ रहे हो, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि इसी प्रदूषित जल के कारण, ठीक है ना, जो आपका ये वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो चुका है, इसमें जो निवास करने वाले आपके जलीय जीव होंगे ना, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे अगर आप बात करें व्हेल की, तो व्हेल पहले बहुत क्वांटिटी में पाई जाती थी, बट अब उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों हो रही है, वो इसी के कारण हो रही है, जो पॉल्यूटेड वाटर है ना, वो उनको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो निकलने वाला वेस्टेज है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो हम सीधा ले जाकर के या तो समुद्र में उसको डिस्पोजल कर देते हैं या फिर नदियों में कर देते हैं, और जब ये कॉन्टैक्ट में आता है इन सब जलीय जीवों की, तो वो या तो इन्हें खा जाते हैं या कहीं ना कहीं आपका दूसरी तरीके से इन पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी ये प्रजातियाँ जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं। अभी आपको आगे जो चैप्टर आने वाला है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, फिर भी आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी में। अब आप चलिए, आप दोस्तों आप चलिए इसको लिख लीजिएगा आगे, ये आपका इंग्लिश में दिया है, यानी कि जो आपका पॉल्यूटेड वाटर है वो आपका जो जलीय परितंत्र मैंने बताया, जो वाटर बॉडीज़ बताई, उनमें किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन पॉल्यूटेड वाटर कलेक्ट इन द पॉइंट या फिर रिवर या फिर लेक, रिवर, रिजर्वायर, इन सब चीज़ों में जब ये कलेक्ट होता है, देन दिस वाटर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द, जो भी आपकी वाटर बॉडीज़ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन पे ये क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपकी बता दिया मछलियाँ रह सकती हैं, आपके कछुए रह सकते हैं, ये सब चीज़ें। अगला पॉइंट आप लोग पढ़िए, अगले पॉइंट में बोला गया है द ग्रास दैट ग्रोज एट द बॉटम ऑफ द वाटर सोर्सेज इज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय दिस पॉल्यूटेड वाटर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका वाटर बॉडीज़ हैं उनके नीचे यानी उनके बॉटम में जो भी उगने वाली जो ग्रास है, जो घास है, वो भी इस पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, समझ रहे हो। अगला पॉइंट पढ़ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे, यानी कि अब जीव जंतुओं पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जीव जंतुओं पर, तो देख लीजिए क्या बोला गया है, जीव जंतुओं पर किस तरीके से आपका प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, यानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो घुलित ऑक्सीजन है, वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे कार्बनिक पदार्थ जो क्या होते हैं,
अपघटित नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता है, आपने बीओडी पढ़ी हुई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। तो इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करने के लिए वो ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेसरी होती है। लेकिन जब वही ऑक्सीजन आपकी कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो आपके डिकम्पोज नहीं होंगे और इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे 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 बढ़ती रहेगी, ठीक है। और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपका लिखा हुआ है, आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो अपघटित नहीं होते और इनकी मात्रा बढ़ते रहने के कारण जलीय जीवों को शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता और इनकी मृत्यु हो जाती है। सही बात है, क्योंकि आपका जो ये कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। तो फिर क्या होगा कि जो जलीय जीव हैं उनको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, इसी प्रदूषित जल के कारण जो है डॉल्फिन की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। तो वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब भी ये बता रहा हूँ। चलिए, तो ये था आपका कि जो इम्पैक्ट है आपका किसका, पॉल्यूटेड वाटर का, वो कैसे एनिमल्स पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है, ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर या वाटर पॉल्यूशन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर ड्यू टू विच द ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, is not decomposed and due to their increasing quantity the aquatic organism don't not get pure food and they died। सही बात है, यानी कि जो आपका वाटर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन के कारण जो भी आपका वाटर बॉडीज़ हैं उनमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कमी होने के कारण जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर हैं वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे इन वाटर बॉडीज़ में जो रहने वाले आपके जीव जंतु हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो प्योर फूड है, जो शुद्ध भोजन है, वो आपका क्या हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनकी मृत्यु हो जा रही है। अगला पॉइंट पढ़िए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड वाटर द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इज डिक्रीजिंग। यही रीज़न है कि जो आपका डॉल्फिन्स इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि किस कारण से होता है, ठीक है। फिर इसके हमने इम्पैक्ट भी पढ़ लिए, यानी कि इसके प्रभाव भी देख लिए, वो भी अलग अलग फील्ड में, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि वाटर में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो किस किस तरीके की हो सकती हैं। तो मेनली इसमें 3 तरीके की ही अशुद्धियाँ पाई जाती हैं दोस्तों आपकी। और कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि पानी में अशुद्धियाँ, लिखा हुआ है दोस्तों पानी में अशुद्धियाँ, ठीक है। तो पानी में अशुद्धियाँ जो होती हैं मेनली 3 तरीके की पाई जाती हैं। निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं, एक घुलित होती हैं और एक कोलाइडी अशुद्धियाँ। ये 3 तरीके की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। निलंबित अशुद्धियाँ तो आपको दिख जाती हैं, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये ठोस कणों के रूप में पाई जाती हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी सैंड होगी, बालू हो गई, उसमें सिल्ट हो गई, पानी में मृतिका हो गई, आपकी कबक वगैरह जिसको हम काई कहते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं जो कि आपकी दिख रही हैं, आराम से आपको देख सकते हो आप इनको, ठीक है। ये होती हैं दोस्तों आपकी निलंबित अशुद्धियाँ, ठीक है, सारी की सारी। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। जो भी आपकी निलंबित अशुद्धियाँ हैं कौन कौन सी हैं, देखिए पढ़िएगा आप लोग, निलंबित अशुद्धियाँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें बोला है कि यह अशुद्धियाँ पानी में जो है ठोस कणों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि ये हो क्या कह सकती हैं, ठीक है। तो सिल्ट हो सकता है, मृतिका हो सकता है, फंगी, शैवाल, प्रोटोजोआ, जिसमें आपकी जैव और अजैव दोनों तरीके की अशुद्धियाँ रहती हैं, ठीक है। ये जो पानी में अशुद्धियाँ आपकी पाई गई हैं ना, इनको ही हम कहते हैं दोस्तों निलंबित अशुद्धियाँ। कैसी अशुद्धियाँ, निलंबित अशुद्धियाँ। समझ में आ रहे हो या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोला है दोस्तों कि जब ये अशुद्धियाँ बढ़ती जा रही है ना, तो पानी जो आपका रहेगा उतना ही गंदा दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, पानी आपका उतना ही जो है गंदा दिखाई देगा अगर ये अशुद्धियाँ आपकी बढ़ती जा रही हैं तो, ठीक है। और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं आपकी ऊपर तैरती रहती हैं। अब क्यों तैरती रहती हैं, तो उसका रीज़न भी आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। बोला है कि इन अशुद्धियों के कणों का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो पानी के घनत्व के बराबर हो जाती है या फिर इनसे कम हो जाती है, जिससे ये पानी में ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी निलंबित अशुद्धियाँ, आप इनको देख सकते हो इजीली, वाटर में आपको इजीली दिख जाएंगी, ठीक है। इनको हम कहते हैं सस्पेंडेड अशुद्धियाँ, ठीक है ना। तो ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसका प्लीज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो आपकी सस्पेंडेड अशुद्धियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगला जो हमारी अशुद्धियाँ हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो अगली हमारी अशुद्धियाँ घुलित अशुद्धियाँ, मतलब डिजॉल्व। अब ये कैसी अशुद्धियाँ होंगी, जो पानी में घुली हुई हैं, जैसे दिखेंगी नहीं। जैसे अगर पानी के अंदर मैं 1 चम्मच नमक घोल दूँ तो वो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं बालू के कण डाल दूँ तो वो मुझे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा अंतर समझ पाए होंगे। तो पढ़िए इसको। बोला है घुलित अशुद्धियों में पहला पॉइंट, जब पानी पृथ्वी की सतह पर बहता है तो इसमें कुछ घुलनशील अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे लवण जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कुछ धातुएं जैसे कि आपका
क्या बोला है, PbMn, ठीक है, मैग्नीज है और लोहा, जिससे पानी क्या हो जाता है आपका हार्ड हो जाता है, जिससे कठोर हो जाता है, ठीक है। और ये एक तरीके की अशुद्धियाँ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगला पॉइंट बोला है कि पानी में आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलती है, जो कि आपकी क्या है, एक आपत्तिजनक गैस है। इससे क्या दिक्कत होगी वो अभी आपको आगे पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, लिखा है घुलनशील अशुद्धियों के कारण पानी का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको साथ ही साथ नोट करने हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। ये आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। तो पहला पॉइंट लिखा था, व्हेन वाटर फ्लोज ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस या अर्थ सरफेस, इट कंटेंट्स सम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट, जिसमें हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आ जाएगा, और कुछ मेटल्स जिसमें हमारा PbMn यानी मैग्नीज और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बोला है ड्यू टू हिच द वाटर बिकम्स हार्ड, वाटर हार्ड हो जाता है, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट आपका बोला है कि कार्बन जो डाइऑक्साइड गैस है वो आपके अगर डिजोल्व हो रही है वाटर में, तो ये क्या हो जाती है, एक विषैली गैस हो जाती है, ठीक है। और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपको आगे पता चलेगा। आप अगला पॉइंट पढ़िए, बोला है कि वाटर टेस्ट वेट ड्यू टू सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, यानी जो डिजोल्व आपकी इम्प्योरिटीज रहेंगी, यानी कि जो अशुद्धियाँ रहेंगी, उनसे वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़िए आगे दोस्तों आपका आता है कोलाइडी अशुद्धियाँ। तो मेनली दोस्तों ये कोलाइडी अशुद्धियाँ आपकी होती हैं ना, ये जीवाणुवीय अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब जो जीवाणुओं से फैलती हैं, ठीक है। और इन अशुद्धियों को हम लोग जो हमारी निलंबित अशुद्धियाँ थी और जो हमारी डिजॉल्व यानी जो गलत अशुद्धियाँ थी उनके बीच का मानते हैं हम इनको, ठीक है ना। और इनका जो कणों का आकार है दोस्तों, इनका कणों का आकार भी इन दोनों के बीच का ही होता है, यानी कि आपकी निलंबित और आपकी गुलित अशुद्धियाँ। तो पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, इसमें बोला गया है कि यह अशुद्धियाँ जो होती हैं वो सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व दोनों तरीके की अशुद्धियों के बीच की होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन अशुद्धियों की जो कणों का आकार होता है वो भी इन दोनों अशुद्धियों के बीच का होता है। और मुख्यतः जो ये अशुद्धियाँ होती हैं वो आपकी जीवाणुवीय अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। और ये जीवाणुवीय अशुद्धियाँ होने के कारण बहुत भयानक रोग फैलाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन अशुद्धियों के कारण पानी का रंग बदलता है, पानी का स्वाद चेंज हो रहा था किसी दूसरे के कारण और रंग बदल रहा है इसके कारण, ओके। चलिए तो ये है इसका इंग्लिश वर्जन, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा पढ़ने में। आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइड जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। ये एक तरीके की दोस्तों आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो अशुद्धियाँ होती हैं जो कि भयानक बीमारी फैलाती हैं। और इन अशुद्धियों को आपका डिजॉल्व और सस्पेंडेड दोनों अशुद्धियों के बीच का माना गया और इनका साइज़ भी इन्हीं दोनों अशुद्धियों के साइज़ के बीच का माना गया, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए, और ये अशुद्धियाँ अगर वाटर में आ जाती हैं तो उसका कलर चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए अशुद्धियाँ सारी की सारी पढ़नी, अब मेनली उपाय बचे होंगे कि यानी कि हम वाटर जो हमारा पॉल्यूटेड हो चुका है उसके क्या क्या उपाय हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी हमारा वाटर पॉल्यूटेड ना हो। तो पहला पॉइंट आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर घरों से निकलने वाला जो भी आपका प्रदूषित जल है, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, TB, ये TB नहीं होगा दोस्तों, इसको आप काट लीजिएगा, ये TB नहीं होगा यहाँ पे, इसको काट लीजिए, ये काट लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कर लेना प्रदूषित जल, यहाँ पे क्या कर लेना आप लोग, यहाँ पे कर लेना दोस्तों आप लोग प्रदूषित जल, ठीक है। इसकी जगह पे आप प्रदूषित जल कर लेना। तो लिखा हुआ है कि घरों से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है, जब वो वर्षा जल के साथ ऐड होता है तो उसको क्या कर देता है, गंदा कर देता है। इसलिए हमें इस जल को मिलने नहीं देना चाहिए, समझ रहे हो, ये इस पॉइंट का मतलब है। मतलब घरों से निकलने वाला जो प्रदूषित जल है उसको हमें वर्षा जल के साथ कदापि नहीं मिलने देना चाहिए, जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूटेड ना हो। तो यहाँ से हम इसको बचा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपके घरों फैक्ट्रियों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ वेस्टेज है उसको कभी भी आप नदी नालों में ना फेंकें, ठीक है ना। तब भी हम आप लोग क्या कर सकते हैं, जो जल प्रदूषण है उसको बचा सकते हैं, ठीक है, या उससे बच सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बोला गया है कि फसलों के उत्पादन में जो हम लोग रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे थे, कीटनाशक यूज कर रहे थे, खरपतवार नष्ट करने के लिए जो पदार्थ हम यूज कर रहे थे उनका उपयोग अगर हम ना करें, ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जल को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपके अवशिष्ट पदार्थ है पहले आप उनका ट्रीटमेंट करें, फिर उसके बाद उसको खुले में डालें। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मेनली आपके जो म्यूनसिपालिटी वाले हैं उनको करना चाहिए। भाई हमारे घर से कचरा ले जाते हो तो उसको ऐसे ही खुले में ना फेंको, पहले उसका ट्रीटमेंट करो अच्छे से, फिर उसको फेंको आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि हम तो अपने घर से फेंक देते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं वो जाने। तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले उसको अच्छे से ट्रीट करें तब जाके उसको डिस्पोज करें, ठीक है। चलिए आगे अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है दोस्तों, आपका अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है उपाय में,
मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। ये आप पॉइंट वाइज ही लिख करके आए, अगर आपको जल प्रदूषण के उपाय लिख करके आते हैं तो। मैंने 10 से 12 पॉइंट ले रखे। अगला पॉइंट आप पढ़िए, लिखा हुआ है कुओं को आप ढक कर रखें, रोगाणुनाशन हेतु जो क्लोरीन वगैरह आपका है या पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा है उनका यूज करें, ठीक है, ताकि इनका जो रोगाणु है वो नाश हो जाए, उनका वो मर जाएं सारे के सारे, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि कुछ उद्योगों से जो निकलने वाला वेस्टेज पदार्थ है या अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करते हैं ये लोग, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर गड्ढा कर करके उसको अंदर डाल देते हैं। तो ऐसा ना करना चाहिए। क्यों ना करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो हमारा दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। अगला पॉइंट आप पढ़िए। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जल क्षेत्रों के आसपास कोई भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये फिर करते क्या है कि जो भी वेस्टेज निकलता है ना उसको अंडरग्राउंड उसी वाटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जो वाटर वो प्रदूषित हो जाएगा, तो ऐसा होने नहीं देना चाहिए, समझ रहे हो। अगली बात है कि जो भी मरे हुए शव हैं, समझ रहे हो, तो उनको आप क्या करें, बहते हुए नदी नालों में ना फेंकें। ऐसा अक्सर होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ आपके उपाय थे जिनसे हम अपने जो वाटर है उसको पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा दोस्तों सबको। तो ये कुछ इसका इंग्लिश वर्जन है, इसको आप प्लीज़ करके पढ़ लीजिएगा, बेसिक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं कि अगर हमारा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से निकलने वाला पॉल्यूटेड वाटर है तो उसको आप जो क्लीन वाटर है उसके साथ ऐड ना होने दें। घर से निकलने वाला पॉल्यूटेड वाटर है उसको ऐड ना होने दें। साथ ही साथ जो आपके म्यूनसिपालिटी वाले हैं उनसे कहिए आप लोग कि जो आप हमारे घर से वेस्टेज ले जाते हो इसका पहले ट्रीट करिए, इसको ट्रीटमेंट करिए अच्छे से, फिर डिस्पोज करिए। यहाँ से हम बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे कुएँ वगैरह थे मैंने उसको बताया था, यानी जो बैल होते हैं उनको कवर करके रखिएगा, ठीक है ना। तब हम अपना जो वाटर है उसको पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, आप लिख सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली जो टिप्पणी है आपकी वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, यानी कि घुलित ऑक्सीजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो पानी होता है उसमें जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसी को हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। समझ में आ गया क्या? डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? आपकी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कि पानी में घुली रहती है, उसे हम डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। और डिजॉल्व ऑक्सीजन के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि हमारा पानी कितना स्वच्छ है। जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन अधिक होगी उतना ही पानी हमारा अच्छा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। और इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको ग्रहण कर करके जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की एक मात्रा है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन घुली रहती है दोस्तों ये जलीय जीवों के लिए बहुत बहुत आवश्यक होती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट कह रहा है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में मैंने बताई थी कि अगर जितनी ज़्यादा आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो पानी उतना ही स्वच्छ होगा, उतनी अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। तो ये तीसरे पॉइंट का मतलब है, ठीक है। इनको पढ़ लेना आप लोग। ये रहा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप इसको समझ लीजिएगा। तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि डिजॉल्व ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन की वह मात्रा है कि पानी में वो कितना घुला हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपके पानी के अंदर रहने वाले उनके लिए बहुत नेसेसरी होती है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन के बेस पे ही हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पानी का सोर्स जो है कितना हमारा कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी वाला है, अच्छी गुणवत्ता वाला है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपका मेन था कि घुलित ऑक्सीजन है क्या, मतलब पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन हमारा घुलित ऑक्सीजन होगा। आपका आगे आता है बीओडी। तो बीओडी तो मैं वैसे ही पढ़ा चुका हूँ आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपका बीओडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको हमारा जो कह सकते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव रहेंगे वो क्या करेंगे, लेने के बाद जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं पानी में उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। तो डिकम्पोज करने के लिए इन सूक्ष्म जीवों को कुछ ना कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसी ऑक्सीजन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है किसके लिए, डिकम्पोज करने के लिए। किसको, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ है पानी के अंदर, वही है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज इसको लिखा है, पढ़ लीजिए कि जो बीओडी है वो एक तरीके की ऑक्सीजन मांग है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है। किस लिए, जो जैविक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनको जैविक रूप से तोड़ना, मतलब वही ना अभी जो मैंने बोला कि जो आपके पानी के अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो इस ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, किस लिए, जो पानी के अंदर आपके कार्बनिक पदार्थ या उनको हम प्रदूषक भी बोल सकते हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए, अपघटित करने के लिए, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट लिखा यह है एक धीमी प्रक्रिया। सही बात है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सूक्ष्म जीवों द्वारा हो रही होती है तो बहुत धीमी होती है, लेकिन जब ये केमिकल के थ्रू होती है तो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाती है। और फिर आपका अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बीओडी हमेशा सीओडी से कम ही होता है। इस पॉइंट का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन नीचे सीओडी समझ लीजिए फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो ये तो आप इंग्लिश में लिख ही सकते हो, लेकिन पहले COD समझ लो तो आपको ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया वो भी समझ में आ जाएगा। तो COD क्या होती है? COD होती है किसी केमिकल के द्वारा जो ऑक्सीजन उसको चाहिए होगी, किसको? जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ पानी में घुले हुए हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए। जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिमांड की जा रही थी तो उसको बायोलॉजिकल कह रहे थे, जब केमिकल के द्वारा डिमांड की जाएगी तो उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। काम उनका सेम ही है, जो पानी के अंदर आपके कार्बनिक पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करना। काम दोनों का एक ही है, केमिकल का भी और सूक्ष्म जीवों का भी, ठीक है। अगर आपका केमिकल मांग रहा है ऑक्सीजन तो उसको हम कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और अगर सूक्ष्म जीव मांग रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होती है। क्यों होती है फास्ट? क्योंकि ये केमिकल के थ्रू होती है। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो COD होती है वो फास्ट प्रोसेस है, जो BOD है वो स्लो प्रोसेस है। अब COD फास्ट है मतलब इसमें जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया था आपका ऊपर कि जो आपका BOD होता है वो कम होता है, COD ज़्यादा होता है। मतलब जो केमिकल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है कंपेरिजन टू BOD। वही पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आएगा अब कि BOD ऑलवेज लोअर देन COD, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी कम रहती है, COD जो है वो ज़्यादा रहती है। मतलब जो केमिकल रहेगा ना वो आपका फास्ट प्रोसेस करेगा तो उसको जो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसीलिए COD आपकी ज़्यादा होती है और जो BOD होती है वो कम होती है। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका मतलब था, और ये एक फास्ट प्रोसेस है, मैंने बता भी दिया। तो ये COD है बेसिकली, ये पढ़ भी चुके होंगे आप अप्लाइड केमिस्ट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आप समझते हैं लीचिंग मेटल क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। लीचिंग मेटल एक्चुअली में होता क्या है, हमारे घर से जो निकलने वाला वेस्टेज मटेरियल होता है इसको हम क्या करते हैं, घर से निकलने के बाद हमारे जो म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं, नगर पालिका वाले होते हैं, उठा करके तो ले जाते हैं और फिर इसके बाद क्या होते हैं, इसको ओपन में फेंक देते हैं, यानी खुले में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो ये वेस्टेज है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, मतलब बरसात हुई तो वाटर के कांटेक्ट में जब ये आता है ना, तो इस वेस्टेज के साथ जो भी जहरीले पदार्थ आपके मिले हुए होते हैं, बहुत सारी धातु मिली होती हैं, वो क्या होती हैं, पानी के साथ बह करके उस वेस्टेज से अलग होती हैं। तो उस वेस्टेज से अलग होते टाइम जब ये बहते हुए पानी में निकलती हैं ना, ये जो आपकी मेटल्स हैं, इन्हीं को हम लीचिंग मेटल कहते हैं। समझ में आया ना? जो भी वेस्टेज है जब वो आपका बरसात के समय उस वेस्टेज से जो भी आपकी मेटल्स अलग हो रही हैं उसको हम लीचिंग मेटल कहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है घरों तथा उद्योगों से निकलने वाला जो भी अवशिष्ट पदार्थ है जब हम लोग खुले में फेंकते हैं तो क्या होता है कि बरसात के समय इस अवशिष्ट पदार्थ में जो घुले हुए जहरीले धातुओं के कण हैं वो वर्षा के साथ बहते हुए, चलिए बहते हुए नहीं लिखा है, बहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि जो आपका ये वेस्टेज था ये आपका बरसात का जो पानी है उसके कांटेक्ट में आया। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका ये वेस्टेज था उसमें जो भी आपके जहरीले धातु के कण थे वो क्या हुए, इस पानी के साथ बह करके बाहर आए, तो इन्हीं धातु के कणों को हम कहते हैं लीचिंग मेटल। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख लेना। चलिए अब लिखा हुआ है घरेलू तथा औद्योगिक अवशिष्ट जल क्या होता है। मतलब जो हमारा घर से निकलने वाला गंदा पानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं, और इंडस्ट्रियल से निकलने वाले को इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कहेंगे। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि घरों में विभिन्न कार्यों के उपरांत जो निकलने वाला गंदा जल है उसको घरेलू अपशिष्ट जल कहा जाता है। जैसे कि हमारा स्नान घर, रसोई घर, शौचालय, पेशाब घर आदि से जो गंदा जल निकलता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों क्या चीज़, घरेलू अपशिष्ट जल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। अब आपको समझना ये है कि हम कैसे जो हमारा जो कह सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये मेनली मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बस अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि ये इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और फिर एटलीस्ट लास्ट में बचा हुआ है कि कौन कौन से पैरामीटर, देखिए एक सेकंड दिखा देते हैं, और एटलीस्ट लास्ट में दिया है आपका कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो पानी आपका है पीने योग्य उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज में उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक टॉपिक बचेगा और फिर इसके बाद ये टॉपिक ये जो आपका चैप्टर है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, हालांकि ये पूरा कवर नहीं कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता और कुछ नहीं है, वैसे होने के लिए तो हो जाता, बस लास्ट टॉपिक ही था और फिर इसके बाद एक और था, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।